नमस्कार बच्चों, आज हम नई कविता उषा पढ़ने जा रहे हैं और उसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय आपके सामने है, तो देखिएगा शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय। हाँ जी, अध्याय 6 जन्म 1911 और मृत्यु 1993। उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह। तो देखिएगा क्या हुआ। शमशेर बहादुर सिंह जी का जो जीवन है वो बड़ा ही कष्ट में व्यतीत हुआ। जब ये मात्र 8 वर्ष के थे तो इनकी जो माता जी है उनका क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। और आप जानते हैं कि बचपन में माँ का साया बच्चे से उठ जाए, उस बच्चे की परवरिश कैसे होती है। तो 8 वर्ष की उम्र में माँ चली गई। 18 वर्ष की उम्र में पारिवारिक स्थिति है, घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं रहा, तो इनके पिताजी ने इनका क्या किया, 18 वर्ष की उम्र में ही, जब ये 18 वर्ष के थे तब इनका बाल विवाह कर लिया। 18 वर्ष की उम्र। और आप कहेंगे सर यदि लड़की होती तो 18 वर्ष में, आप जानते हैं कानून ये मानता है कि भाई 18 वर्ष में लड़की तो विवाह योग्य हो जाती है, लेकिन लड़के की उम्र 21 होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना आप। लड़की तो 18 वर्ष में परिवार को संभालने की जिम्मेदारी में प्रवीणता हासिल कर लेती है, लेकिन आदमी उसी ज्ञान को 21 वर्ष में प्राप्त कर पाता है। इस दृष्टि में आदमी मंद बुद्धि है, समझ रहे हैं ना आप, बजाय महिलाओं के। तो 18 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया, लेकिन आप जानते हैं कि विधि को कुछ और ही मंजूर था। इनकी पत्नी इनके साथ 6 वर्ष रही। जब ये 24 वर्ष के हुए तब इनकी पत्नी की भी टीबी के कारण मृत्यु हो गई। टीबी के कारण से तात्पर्य है ये नहीं माने कि भाई लगातार टीबी देखती थी और फिर मृत्यु हो गई। टीबी का मतलब क्षय रोग, जिसमें फेफड़े खराब हो जाते हैं, तो वो टीबी की बीमारी होती है। उस टीबी की बीमारी से पत्नी की मृत्यु हो गई। आप जानते हैं पहले माँ चली गई, फिर पत्नी चली गई 24 वर्ष की उम्र में। 24 वर्ष की उम्र में तो आजकल लड़के का विवाह नहीं करते, यदि कुछ पढ़ने लिखने है करता है, तब तक तो आप जानते हैं ये विदुर हो गए। अब लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों ने इनकी काव्य लेखन की जो क्षमताएं हैं उनको कम नहीं किया, बल्कि और बढ़ाया, और इन्होंने अपना काव्य लेखन शुरू किया। इनको बिंबधर्मी कवि के रूप में जानते हैं। बिंबधर्मी, बिंब से तात्पर्य है, ये बिंब 4 तरह के होते हैं: श्रव्य, दृश्य, विचार, भाव। अर्थात जो अमूर्त भाव हैं, उन अमूर्त भावों को जो हमें दिखाई आदि नहीं दे, जिनको क्या करते हैं, जो भाव हैं केवल कल्पना है, उन भावों को इन्होंने मूर्त रूप प्रदान किया। समझ रहे हैं आप। नए नए उपमान दिए, नए नए उपमानों के माध्यम से उस चीज़ को समझाया। तो ये बिंबधर्मी कवि थे। तो देखिए शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह को मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में माँ का चिर वियोग सहना पड़ा। अब चिर वियोग का मतलब क्या है, लंबा वियोग। अब ये मत समझना कि इनकी माता जी साल 2 साल के लिए अपने पियर चली गई इसलिए चिर वियोग। चिर वियोग का मतलब मरना है बेटा, समझ रहे हैं। तो माता जी क्या हो गई, मर गई, इसलिए उनको सहना पड़ा। 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, मगर मात्र 6 वर्ष साथ निभाकर पत्नी भी टीबी से चल बसी, बीमारी हो गई और वो भी खत्म। जीवन के अभावों ने उनके कवित्व को दुर्बल नहीं बनाया, बल्कि धारदार बनाया। अर्थात जो उनकी काव्य लेखन की जो क्षमता है, उसको विपरीत परिस्थितियों में आदमी क्या हो जाता है, टूट जाता है। चारों तरफ से उसको निराशा जब लगती है तो फिर उसको खुद को जीवन जीने का जो उसके अंदर जो जोश होता है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों ने के सामने झुके नहीं। आगे देखिएगा, बिंबधर्मी कवि, मैंने आपको बताया बिंबधर्मी कवि के रूप में जान सकते हैं आप। कहीं भी प्रश्नों का उत्तर लिखें तो उसमें शमशेर बहादुर सिंह के आगे बिंबधर्मी कवि लिख सकते हैं। ये जो नए नए आप जानते उपमान हैं उनको देने वाले हैं इस तरीके से।
कवि के रूप में विख्यात प्रसिद्ध शमशेर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिक तथा प्रयोगधर्मी अर्थात नए नए प्रयोग करना, नए नए शब्दों का प्रयोग करना, कवि की शिल्प विधा यानी जो काव्य निर्माण कला है उससे है अनूठा संगम मिलता है, यानी अद्भुत संगम है, मिलाप है, क्योंकि इन्होंने नए शब्दों के प्रयोग किए और जो निर्माण कला है उसमें नई नई क्या की योजनाएं आदि इन्होंने दी, तो वो सब चीज़ें इसमें मिलती है। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन को भाते हैं, अर्थात कवि ने जो सौंदर्य के जो अद्भुत चित्र प्रस्तुत किए अपने काव्य में वो पाठकों को क्या लगते हैं, अच्छे लगते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी तथा काल तुझसे होड़ है मेरी। उन्होंने उर्दू हिंदू कोश का संपादन भी किया था। ये इनकी रचनाएं हैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी तथा काल तुझसे होड़ है मेरी। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का भी क्या किया था, संपादन किया। ये रचनाएं इन्होंने लिखी कवि ने। आप जानते हैं कि इस कविता में कवि ने क्या किया है वो भी मैं आपको बता दूं, पूरा जो पाठ परिचय है आपके। प्रस्तुत कविता में उषा भोर के, भोर का मतलब वो जो उषाकालीन बेला है, सुबह सूर्योदय से पूर्व का जो समय है थोड़ा, उसको कहते हैं, के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र है, यानी शब्दों के माध्यम से उसका जो स्वरूप है उस स्वरूप को कवि ने क्या किया है, व्यक्त किया है। जो उस समय सूर्योदय होता है उस समय के स्वरूप को, सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर, मनोहारी हम मन को हरने वाला, मन को अच्छा लगने वाला जो घरेलू बिंब में अर्थात घर के जो दृश्य हैं उन दृश्यों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रभावी ढंग से बात को कहिए। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर, गांव की मोहक सुबह एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं, यानी जो परिवेश वातावरण है उस वातावरण को क्या करते हैं, बताते हैं। भाषा, बिंब और लय तीनों का मणि कांचन, जैसे मणि और कांचन कहते हैं सोना, मणि और सोने के योग से जो बनता है आभूषण वो ज़्यादा सुंदर होता है। आपने तो देखा है ना कि अजो तरोन्या ही रहो श्रुति सेवत एक रंग, नाक वास बेसरी रहत बसी मुक्तन के संग। तो मोतियों के साथ मिलकर के आप जानते हैं कि वो कितना सुंदर बन जाता है। तो वो मणिकांचन संयोग इस कविता में मिलता है। इस कविता में कवि ने सूर्योदय से पूर्व के समय का क्या किया, वर्णन किया है। आपको मैं बता देता हूँ, आप यूँ कहेंगे कि सर ये सूर्योदय का जो दृश्य है उसको हमें पढ़ाने की आवश्यकता क्या है। बेटा कवि जानते थे उस समय कि आगे जाकर के हमारी जो भारत की पीढ़ी है वो संध्याकालीन समय को तो देखेगी, लेकिन संध्याकालीन समय को तो देखेगी कि भाई सूर्यास्त होता है जब दृश्य क्या होता है, लेकिन सूर्योदय के समय को नहीं देख पाएगी। क्यों नहीं देख पाएगी? 9 बजे सोकर उठेंगे, तो उनको यही पता नहीं है सूर्योदय जब होता है तो प्रकृति में क्या परिवर्तन आते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर वो पढ़कर ही सीख पाएंगे। आप खुद अपना आत्मावलोकन करें कि हम सुबह क्या सूर्योदय से पूर्व जगते हैं, क्या हम उगते हुए सूर्य के दर्शन करते हैं, या जो हमारा परिवेश है, वातावरण है, ग्रामीण परिवेश है, हम सब लगभग ग्रामीण परिवेश के ही लोग हैं, क्या हम उस ग्रामीण परिवेश में होने वाले जो परिवर्तन है, सुबह के जो दृश्य हैं, उनको कभी सूक्ष्मता से देखते हैं। इन सब चीज़ों को शायद यदि आप आत्मावलोकन करें तो शायद आपको उत्तर क्या मिलेगा, नकारात्मक प्राप्त होगा। तो इसलिए कवि ने आपको समझाया कि ऐसा होता है और इसे देखने के लिए सुबह जल्दी जगो। समझ रहे हैं ना आप? तो देखिएगा,
हाँ जी, आगे देखिए। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र, मूक दृष्टा मतलब चुपचाप देखने वाला, चुपचाप देखने वाला नहीं है कि चुपचाप प्रातःकालीन दृश्य को देखा, न बनकर भोर के जीवंत परिवेश, यानी जो भोर का सुबह का जो परिवेश वातावरण है को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर, अपने जीवन के जो चिर परिचित जो बिंब में दृश्य हैं उसमें व्यक्त कर रहे हैं, कर सृष्टा के रूप में, सृष्टा कहते हैं निर्माणकर्ता के रूप में एहसास कराता है। राख से लिपा हुआ चौका। अब राख से लिपा हुआ चौका क्या है बेटा? आप जानते हैं कि राख, घर में चूल्हा होता है, चूल्हा तो सुबह आप जानते हैं, अब यहाँ आप सिटी में रहते हैं, आजकल के जो मकान हैं 30 बाई 40 के प्लॉट में सब कुछ वहीं है, वहीं खाना बनता है, वहीं खाते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं पर सब कुछ वहीं पर है, समझ रहे हैं आप। अब मेन गेट बंद किया, बाहर के बाहर भीतर के भीतर। अब हमारे गांव में तो आप जानते हैं होता क्या है कि नीले आकाश के नीचे चूल्हा बना हुआ है, शाम को जल्दी खा पी करके और क्या करते हैं, सो जाते हैं। गांव में तो ये है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज एंड हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आप जानते हैं कि शाम को जल्दी सो, सुबह जल्दी जगो। तो शाम को लोग क्या करते हैं, जल्दी सो जाते हैं। अब जल्दी सो जाते हैं तो उस खुला जो रसोई घर है वहाँ पर आपको पता है क्या होता है कि तुरंत वहाँ पर कुत्ते बिल्ली रात को आ जाते हैं। अब जब कुत्ते बिल्ली जब आ ही जाते हैं तो आप जानते हैं चूल्हे जैसी जो जगह है, इतनी ऊंची जगह का कुत्ता क्या दुरुपयोग कर सकता है, आप जानते हैं, समझ रहे हैं। अब गांव का जो जीवन है वो पवित्रता का जीवन है, इसलिए सुबह महिलाएं जैसे जगती है, जग करके आप जानते हैं दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर जो भी अपना रसोई का वो है उसका चूल्हा चौका करती है। तात्पर्य एक पात्र होता है, बर्तन, उस बर्तन में खड़ी भिगो करके रखती है, फिर कपड़े से उसको क्या करती है, पोतती है चूल्हे को और उसके आसपास की जगह को, और पोतने से वो पवित्र हो जाता है। तो यहाँ वो राख से लिपा हुआ चौका, समझ रहे हैं आप। बहुत काली सिल आप जानते हैं जिस पर चटनी पीसते थे, मिर्च आदि पीसते हैं। स्लेट आपने देखी होगी बचपन में जब पढ़ने गए होंगे। वैसे आज के बच्चे तो डायरेक्ट कॉपी ले जाते हैं और पेन का उपयोग करते हैं। स्लेट हमारे ज़माने में होती थी, एक बढ़ता होता था इतना बड़ा, और उसी पर क्या करते थे, लिखते थे। और 4-5 क्लास तो हम स्लेट पे ही पढ़े हैं, समझ रहे हैं, 4-5 क्लास। क्योंकि वो अलग बात है कि मैं 4-5 क्लास एक ही क्लास में रहा 4-5 वर्ष, तो इस चक्कर में क्या है कि वो स्लेट पर ही पढ़ता रहा। वहाँ तक पहुँचने में, रफ पर पहुँचने में मुझे काफ़ी समय लग गया। आप में टैलेंट है, आप तो पहले दिन से ही रफ से आपने कॉपी से पढ़ना शुरू किया, ऑनलाइन पढ़ना आपने शुरू कर दिया, कितना आप सौभाग्यशाली हैं। तो देखिएगा लाल खड़िया चौक, वही खड़ी से ही है जिससे ये चौक बनी है। चौक जानते ही आप बोर्ड पर लिखते हैं। ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब हैं, दृश्य हैं, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य, अद्भुत सुंदरता है। क्योंकि आप जानते हैं आज तो सब चीज़ें, रसोई घर में गैस चूल्हा है और गैस चूल्हे पर खाना बनता है, चूल्हा, और वहाँ चूल्हे के पास सर्दियों में बैठना करना, ये सब चीज़ें हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में जैसे ही हम पाठ शुरू करेंगे। तो ये हमारा कवि परिचय और पाठ परिचय हो गया है। हम आगे फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।